वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की भाई पोल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों की बुक का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, हिंदी में बोले तो भाई भारत सरकार और राजनीति। इस बुक का आज भाई मैं आप लोगों को सेकेंड यूनिट जो है पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट यूनिट के दोनों चैप्टर ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ भाई और भी सब्जेक्ट्स जो है हम लोगों ने पढ़ा रखे हैं, सारी सब्जेक्ट्स के वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी भाई सिलेबस में देख सकते हैं, इसमें टोटल आप लोगों की 8 या 9 यूनिट्स दी गई हैं, जिन्हें मैं जल्द से जल्द कवर अप कराने की कोशिश करूंगा। अब भाई आप लोगों के स्क्रीन पर मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा, यहाँ पे मुझे फॉलो अप करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, उसका लिंक भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे भाई आप लोगों को सारी वीडियोस प्लेलिस्ट वाइज जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ नोट्स वगैरह भी सारे आप लोगों को वहां पे जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बाकी इन नोट्स का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में जो है इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। बात करते हैं भाई यूनिट की। तो यूनिट है हमारी सेकंड, और इस यूनिट में आप लोगों को ये पढ़ाया गया है कि जब भारत की आजादी हो रही थी ना 1947 में, तो उस टाइम पे भाई भारत में बहुत सारी रियासतें थी। रियासत मतलब आप कह सकते छोटे छोटे राज्य कह सकते, छोटे छोटे बहुत सारे क्षेत्र थे जिन पे अलग अलग राजा जो है शासन करते थे। तो उन सारे शासनों को जो है आजादी के बाद हटा दिया गया और उन सारी जगहों को एक साथ पूरे भारत में जो है जोड़ लिया गया। तो अब इसी की सारी कहानी पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे जोड़ा, सब जो है आप लोगों को डीप में समझाऊंगा। शुरुआत करते हैं भाई परिचय से। भाई आप लोगों को पता है पहले भारत जो था वो बहुत ज्यादा अद्भुत देश था, यानी कि बहुत ज्यादा अनोखा था। लेकिन भाई जब ब्रिटिश लोग आए यानी कि अंग्रेज लोग आए, तो भाई उन्होंने जो है भारत को बिल्कुल ही बेकार कर दिया। यहाँ पे शासन करा उन्होंने और व्यापार वगैरह करके पूरे भारत को जो है बेकार कर दिया, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत ज्यादा लूटपाट मचाई थी भारत के अंदर। और इसके साथ साथ भाई बहुत सारे भारतीय लोगों को उन्होंने परेशान भी करा था, और बहुत सौ को भाई बहुत सी चीजों की आजादी नहीं थी, और बहुत से लोगों को बहुत सी चीजों के अधिकार तक नहीं थे। एक तरीके से समझ लो हम लोग भाई सारे जो है ब्रिटिश लोगों के गुलाम बन चुके थे। लेकिन भाई इस गुलामी के खिलाफ जो पहला आंदोलन हुआ था, जो पहली आवाज उठाई गई थी, वो उठाई गई थी भाई आप लोगों की 1857 में, जिसे हम भाई 1857 की क्रांति भी कहते हैं। इसमें जो स्वतंत्र सेनानी थे वो थे भाई मंगल पांडे। इसलिए भाई मंगल पांडे को भी जो है प्रथम स्वतंत्र सेनानी जो है बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने ही विद्रोह किया था, तभी जाके 1857 का विद्रोह हुआ था। लेकिन भाई इस टाइम भी जो है ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। इसके बहुत सारे रीजन है भाई, ये किसी अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर भाई जाके 1885 में भारतीय कांग्रेस पार्टी बनाई गई। जो कांग्रेस पार्टी आप देखते हो ना, तो ये सबसे पहली पार्टी जो भारत में बनाई गई थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। फिर भाई इस पार्टी ने जिम्मा उठाया कि हम जो है भारत को आजाद कराएंगे। फिर इस पार्टी के जितने भी नेता वगैरह थे उन्होंने भाई भारत को आजाद कराने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर उन्हीं सब लोगों की वजह से और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से भारत जो है 1947 में आजाद हो गया। लेकिन भाई प्रॉब्लम जो है अभी भी खत्म नहीं हुई भारत की आजादी के बाद भी। वो कैसे? क्योंकि भाई अगर आप मैप में देखोगे, जो पाकिस्तान वाला एरिया पड़ता है ना इस तरफ, ये मान लो ये रहा भारत और ये रहा पाकिस्तान, और बीच में ही यहाँ पड़ता है बांग्लादेश। तो ये सारा एरिया पहले भारत हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा भाई, जब अंग्रेज हमें आजादी दे रहे थे 1947 में, तो उन्होंने भाई ये अनाउंसमेंट कर दी थी 3 जून 1947 को ही कि 2 देश बनेंगे, एक होगा पाकिस्तान और एक होगा हिंदुस्तान। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, इन्होंने यहां तक कि ये भी ऑर्डर दे दिया था कि हिंदुस्तान में जो जो देसी रियासतें हैं, यानी कि वो सारी जगह जहां पे राजा शासन करते थे, छोटी छोटी जगह थी जो भारत में, वो टोटल भाई 565 थी। तो उन सबको भी भाई अंग्रेजों ने ये ऑर्डर दे दिया था, ऐलान कर दिया था कि भाई तुम भी अगर आजाद रहना चाहते हो, यानी कि इन राजाओं को भी बोल दो तुम भी अगर अपने छोटे छोटे देश बनाना चाहते हो तो अपने देश बना सकते हो, या तुम भाई भारत के साथ मिलना चाहते हो तो भारत के साथ मिल जाओ, या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हो तो पाकिस्तान के साथ मिल जाओ। तो अब ऐसे में खुद सोचो, उस टाइम पे जो भारत बचा था ना, आजादी के बाद जो भारत बचा था, यहाँ था पाकिस्तान, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे जो भारत बचा था उसमें टोटल भाई लगभग 600 प्रांत थे, यानी कि छोटी 600 जगह थी छोटी छोटी, जिनमें से भाई 565 में तो राजा का ही कब्जा था, राजाओं का ही कब्जा हुआ करता था और वहां पे राजा का ही शासन चलता था। अब ऐसे में खुद सोचो भाई 600 ही लगभग जगह हैं भारत के अंदर,
उनमें से 565 सारे अगर अलग अलग देश बन जाएंगे तो भारत के कितने ज्यादा टुकड़े हो जाते। और जो आज के टाइम पे हम भारत देखते हैं, क्या वैसा हो पाता? नहीं भाई, वैसा नहीं हो पाता। अब ऐसे में भाई आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो आज के टाइम पे भारत है तो वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो भाई इतने सारे भागों में नहीं बटा हुआ। तो इस चीज का भाई सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है ना, वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं। इन्होंने क्या करा, जो भाई ये 565 रजवाड़े थे या आप रियासतें बोल सकते हो या वो क्षेत्र बोल सकते हो जहां पे राजाओं का शासन हुआ करता था, इन सबको मिलाने में भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाई अपना दिमाग चलाया, कुछ हथकंडे अपनाए, कुछ चतुराई दिखाई और कुछ पे सेना का प्रयोग करके सारी रियासतों को, यानी कि 565 जो रियासतें थी सबको जो है भारत में मिला लिया। आजादी से पहले यानी कि 1947 से पहले आप देखते हो भाई, जो अंग्रेज थे उन्होंने घोषणा कब करी थी? जून 1947 को करी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, कि भाई तुम आजाद होना चाहते हो तो आजाद रहो, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हो पाकिस्तान के साथ मिल जाओ और भारत के साथ मिलना चाहते हो तो भारत के साथ मिल जाओ। लेकिन भाई 15 अगस्त 1947 से पहले जो है ऑलमोस्ट सभी जो रियासतें थी 565 सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में जोड़ लिया था। लेकिन भाई कुछ रियासतें ऐसी थी, कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो आजादी के बाद भी जो है भारत में नहीं मिले थे, वो बाद में जाके जो है धीरे धीरे करके मिले हैं भारत में, जिनमें भाई हैदराबाद है, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है। तो ये 3 रियासतें ऐसी हैं जो भाई आजादी के बाद जो है भारत में शामिल की गई। अब भाई हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि हैदराबाद को, जूनागढ़ को और जम्मू कश्मीर को जो है कैसे मिलाया था भारत में, और बाकी सारी जो छोटी मोटी रियासतें थी उनके बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि उनको इजिली जोड़ लिया गया था भाई भारत में। लेकिन ये जो हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी और जम्मू कश्मीर थी ना, इनको मिलाने में भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी। इस वजह से इनके पीछे की कुछ स्टोरी है, तो वो सारी अभी स्टेप बाय स्टेप जो है हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई जूनागढ़ की। यहाँ के जो राजा थे ना भाई, वो थे मुस्लिम, और जो जनसंख्या थी यानी कि जो लोग यहाँ पे सारे रहते थे उनमें ज्यादातर हिंदू थे। अब ऐसे में भाई ये मुस्लिम शासक थे, तो इन्होंने भाई 14 अगस्त 1947 को, यानी कि हमारी आजादी से एक दिन पहले ही इन्होंने ये बोल दिया कि भाई हम तो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। और पाकिस्तान ने भाई ये चीज मान भी ली। कब मान ली भाई? 13 सितंबर 1947 को ये चीज मान भी ली कि हाँ भाई तुम जूनागढ़ जो है अब पाकिस्तान में मिल सकता है। लेकिन भाई भारत सरकार ऐसा होने देती क्या? नहीं भाई, भारत सरकार ऐसे नहीं होने देती। तो भारत सरकार ने क्या करा भाई? भारत सरकार ने जो जूनागढ़ के नवाब थे, जो राजा थे, उनसे मुलाकात की। सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, नेहरू जी वगैरह गए उनसे बातचीत करने और उन पर दबाव डालने कि वो भाई भारत में जो है मिलने के लिए तैयार हो जाए। फिर भाई अंत में जाके जूनागढ़ के जो दीवान थे उन्होंने भाई भारत की बात को मान लिया और जूनागढ़ जो है भारत में शामिल हो गया। उस टाइम पे भाई भारत में ऑफिशियली जुड़ने के लिए इन जो 565 जो रियासतें थी, 565 जो रियासतें थी ये सारी, उस टाइम पे भाई भारत में मिलने के लिए इन सारी 565 रियासतों को एक पेपर पे साइन करना होता था, ताकि भाई ऑफिशियली जो है प्रूफ रहे कि ये जो है रियासत अब हमारे भारत में शामिल हो गई। तो उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? उस पत्र का नाम क्या था? उस पत्र का नाम था भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो बस भाई ऐसे जो है जूनागढ़ जो है शामिल हो गया था भारत में। ये मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को स्टोरी समझाई है, क्योंकि डीप में आप लोगों से पेपर में पूछता भी नहीं है। पूछेगा तो तीनों चारों के बारे में एक साथ पूछेगा, तो आप इजीली जो है लिख सकते हो। किसी एक के बारे में आप लोगों से डीप में नहीं पूछता। बाकी भाई आप लोगों को डीप में जानना है ये सारी स्टोरी, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि भाई यूट्यूब पे आप सर्च करना प्रधानमंत्री एपिसोड। चलो भाई अब पढ़ते हैं हैदराबाद का विलय कैसे हुआ। तो हैदराबाद जो थी भाई ये भी बहुत ज्यादा बड़ी रियासत थी और लगभग भाई ये भी जो है भारत के बीचों बीच आती थी, और इसकी जो आबादी थी ना भाई वो भी ज्यादातर आबादी हिंदू थी। लेकिन भाई इसका भी जो शासक था, इसका भी जो राजा था वो मुस्लिम था, जिसका नाम था भाई निजाम उस्मान अली। और भाई ये जो निजाम था, ये जो राजा था यहाँ का, इसने भाई 1940 में ही ये ऐलान कर दिया था कि भाई जब भारत आजाद होगा 1947 में जाके, तो भाई मैं हैदराबाद को एक अलग देश बनाऊंगा, एक अलग राज्य बनाऊंगा। और इसने इस चीज के लिए भाई
लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, इनकी भी भाई पूरी परमिशन वगैरह जो है सब कुछ ले ली थी, मंजूरी ले ली थी पूरी। अब ये लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे भाई? तो ये वायसराय थे भाई आजादी के टाइम पे भारत के। अब भाई ये जो निजाम था, निजाम उस्मान अली यानी कि राजा जो था, इसने सिर्फ ऐलान ही नहीं करा, इसने सिर्फ भाई माउंटबेटन से परमिशन ही नहीं ली, बल्कि इसने भाई जो हैदराबाद को स्वतंत्र रखने का मुद्दा था ना, इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी ले गया। यानी कि ये चाह रहा था कि भाई इस मुद्दे को और ज्यादा बड़ा बनाया जाए, तो इंटरनेशनल लेवल पे इस वजह से लेके चला गया ये, ताकि हैदराबाद जो है एक अलग देश बना सके ये। लेकिन भाई ऐसा क्या भारत होने देती? नहीं भाई। तो ये इस चीज में भी असफल हो गया। अब वो कैसे? क्योंकि भाई भारत सरकार ने क्या करा, भारत सरकार ने 13 दिसंबर 1948 को अपनी एक सेना भेजी और उस सेना ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन का नाम था भाई ऑपरेशन पोलो। इस सेना का काम ये था कि भाई हैदराबाद में, जो भारत में हैदराबाद है, इसमें जो भी भाई शासन व्यवस्था चल रही है उन सबको अपने अंडर में ले लेना, ये काम था भाई इस सेना का। अब निजाम के पास इतनी बड़ी भाई सेना तो थी नहीं कि वो भाई भारत की सेना का सामना कर सके, तो इस वजह से भाई फिर निजाम ने जो है जल्दी हार मान ली। फिर नवंबर 1948 में भाई भारत में जुड़ गया हैदराबाद भी। और विलय के लिए भाई मैंने आप लोगों को बताया था कौन से पत्र पे हस्ताक्षर करने होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। फिर भाई जाके भारत सरकार ने क्या करा, जो निजाम था, जो राजा था, उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसे राज्य का जो है प्रमुख बना दिया। और ऊपर से भाई उसे 50 लाख रुपए पेंशन भी दी भारत सरकार ने, क्योंकि भाई वो एक राजा था, खुद से जो फकीर वाली जिंदगी कैसे बिता सकता था वो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हैदराबाद का विलय भी कैसे हुआ। आपको बस इतनी ही स्टोरी, इतनी ही नॉलेज याद रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं भाई कश्मीर का विलय कैसे हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे भी भाई जम्मू कश्मीर जो है बहुत बड़ी रियासत थी और इसमें जनसंख्या भी बहुत सारी थी, यानी कि लोग भी बहुत सारे रहते थे इसमें। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, जो ये रियासत थी जम्मू कश्मीर, इसकी भाई जो सीमा थे, इसका जो बॉर्डर था, वो भी भाई अफगानिस्तान से भी मिलता है, चीन से भी मिलता है, तिब्बत से भी मिलता था उस टाइम पे, और पाकिस्तान से भी मिलता था, और भारत में तो था ही भाई ये। तो खुद सोचो भाई, टोटल 5 देशों से जो है इसकी सीमा लग रही है, इसका बॉर्डर जो है जुड़ा हुआ था टोटल 5 देशों से। तिब्बत भाई आज के टाइम पे नहीं है क्योंकि चीन का ही पार्ट बन गया है, लेकिन पहले के टाइम पे हुआ करता था एक अलग देश। अब इस वाली रियासत में भाई दोनों रियासत का बिल्कुल उल्टा था। ऊपर वाली जो दोनों रियासत थी उसमें क्या था भाई, जनसंख्या मोस्टली हिंदू थी और राजा जो था वो मुस्लिम था। इसमें बिल्कुल उल्टा है, इसमें भाई जो राजा था वो हिंदू था, उसका नाम था भाई हरि सिंह, और जो जनता थी वो भाई मोस्टली जो है यानी कि 85% से ऊपर मान के चलो मुस्लिम जनता थी सारी। अब जैसे भाई ऊपर के 2 राजाओं ने हरकतें की थी कि भाई वो अपनी रियासतों को, अपने रजवाड़ों को क्या स्वतंत्र बनाना चाहते थे, सेम हरि सिंह ने भी क्या करा, ये जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र एक अलग देश बनाना चाहते थे। लेकिन भाई वहां की एक पार्टी थी, जम्मू कश्मीर की एक पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी, जिसका नाम था भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसके सबसे बड़े नेता थे शेख अब्दुल्ला। इस पार्टी ने और इन नेता ने भाई बहुत ज्यादा विरोध करा राजा की इस बात का कि तुम भाई अपने देश, अपने इस राज्य को स्वतंत्र बनाना चाहते हो, इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध करा। क्यों? क्योंकि भाई ये पार्टी ये चाहती थी कि ये जो जम्मू कश्मीर है वो भारत में मिल जाए। और जो ये शेख अब्दुल्ला नेता थे भाई, ये नेहरू के दोस्त भी थे। ऊपर से भाई जो हरि सिंह राजा थे, सिर्फ शेख अब्दुल्ला ने ही विरोध नहीं करा इस चीज का, हरि सिंह की बात होगा कि भाई हरि सिंह जो है जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र बनाना चाहते थे, बल्कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे और गांधी जी थे ना, वो भी इस चीज के बिल्कुल ही खिलाफ थे। अब ऐसे में क्या हुआ भाई, पाकिस्तान जो था ना, पाकिस्तान ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है हमारे अंडर में आ जाए। तो पाकिस्तान क्या कर रहा था, इन सारी रियासतों को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था ताकि इनसे समझौता कर ले और फिर इन सारी रियासतों को पाकिस्तान में मिला सके। इसी टाइप से भाई जम्मू कश्मीर से भी जो है अप्रोच करी पाकिस्तान ने और एक समझौता कर लिया। लेकिन भाई भारत ने क्या करा, भारत ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई, यानी कि भाई भारत ने जो है किसी भी टाइप का कोई समझौता नहीं करा, कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ वेट करा ताकि सही मौका आने पे भारत एक्शन ले सके। अब भाई जब हरि सिंह का इतना ज्यादा विरोध हो रहा था, तो ऐसे में भाई हरि सिंह ने क्या करा, जो शेख अब्दुल्ला नेता थे ना, जो हरि सिंह का विरोध कर रहे थे, तो इनको भी जेल में डाल दिया, शेख अब्दुल्ला को। फिर जब भाई शेख अब्दुल्ला रिहा हुए
यानी कि जब जेल से आए फिर भाई उन्होंने फिर भी नहीं माने शेख अब्दुल्ला। उन्होंने दोबारा से जो है राजा हरि सिंह का विरोध करना शुरू कर दिया और पूर्ण लोकतांत्रिकरण की मांग की। यानी कि राजा के शासन को यूं बोला, तुम अपना शासन खत्म करो और हम लोकतंत्र चाहते हैं, लोगों का शासन चाहते हैं। फिर भी भाई जो वो था हरि सिंह राजा, वो फिर भी मान के नहीं दे रहा था। वो यही चाहता था कि भाई अभी भी जो है मैं जम्मू कश्मीर को एक आजाद देश बनाऊंगा। अब ऐसे में भाई भारत तो कुछ कर ही नहीं रहा था, क्योंकि भारत तो वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा था। भारत तो ये चाह रहा था कि जब हमें मौका मिलेगा सही उसी टाइम हम ढंग से वार करेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ भाई, 22 अक्टूबर 1947 को ये रहा जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से कुछ पठान वगैरह जो है घुस आए और उन पठानों ने जो है आक्रमण कर दिया। यानी कि एक तरीके से आतंकवादी कह सकते हो, आतंकवादी घुस आए और उन आतंकवादियों ने जो है जम्मू कश्मीर पर बहुत ज्यादा आतंक फैला दिया। और उन आतंकवादी को सपोर्ट कौन कर रहा था भाई, पाकिस्तान की सेना कर रही थी, क्योंकि भाई पाकिस्तान चाहता था जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान में मिल जाएगी। अब ये जो आतंकवादी घुसे थे और ये जो पाकिस्तान की सेना इन्हें सपोर्ट कर रही थी, समर्थन कर रही थी, और ये बहुत ज्यादा भाई दंगे मचा रहे थे पूरे जम्मू कश्मीर में, बहुत ज्यादा लूटपाट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को मार रहे थे। तो ऐसे में भाई जो राजा हरि सिंह थे वो इस आतंकवादियों को रोक ही नहीं पा रहे थे। फिर जाके भाई राजा हरि सिंह को अकल आई और उसने भाई ये डिसाइड करा कि मैं भारत के पास जाता हूं मदद मांगने। तो उनने भाई 24 अक्टूबर 1947 को भारत से मदद मांगी। फिर भाई जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, उन्होंने भाई हरि सिंह को समझाया, देखो भाई भारत जो है अपनी सेना तुम्हारी मदद के लिए नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि भाई अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ये चीज इलीगल है, क्योंकि भाई जो जम्मू कश्मीर है वो ना पाकिस्तान का पार्ट था और ना ही हिंदुस्तान का पार्ट था, एक तरीके से वो अलग देश है। तो दो देशों, जब पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर एक तरीके से लड़ रहे हैं आपस में, तो भारत का इसमें घुसने के बीच में क्या मतलब बनता है, ये चीज इलीगल होगी अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत। तो इस वजह से भाई लॉर्ड माउंटबेटन ने साफ क्लियर कर दिया हरि सिंह को कि भाई ये चीज जो है भारत नहीं कर सकता जब तक तुम जो है भारत में मिलते नहीं हो औपचारिक तरीके से, यानी कि ऑफिशियली जो है तुम भारत में नहीं मिल जाते, यानी कि जम्मू कश्मीर को भारत में नहीं मिला देते, तब तक हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत। फिर भाई क्या होता, हरि सिंह को अब बचाना तो था, खुद को ही बचाना था, ऊपर से वहां की जनता को ही बचाना था और अपना शासन वगैरह सब कुछ बचाना था। तो ऐसे में भाई हरि सिंह ने क्या करा, इंस्ट्रूमेंट और एक्सेशन जो था, यानी कि जो पत्र था विलय के लिए, जो डॉक्यूमेंट था उस पर साइन कर दिए, उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब फिर भाई शेख अब्दुल्ला को जो है उनको प्रमुख बना दिया गया जम्मू कश्मीर का, यानी कि एक तरीके से सीएम बना दिया जम्मू कश्मीर का। और फिर भाई क्या हुआ, इंडिया की सेना गई जम्मू कश्मीर और जो आतंकवादी वगैरह घुसे हुए थे उन्हें सबको पछाड़ दिया और भगा दिया। तभी आप लोगों को पता होगा भाई हमारे जो है पाकिस्तान के साथ अभी तक 4 युद्ध हो चुके हैं। एक तो यही हुआ था जम्मू कश्मीर वाला, एक हुआ था भाई 1964-65 के आसपास, एक हुआ था भाई 1971 में और एक हुआ था 1999 में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जम्मू कश्मीर का भी विलय जो है कैसे हुआ है भारत के अंदर। फिर जाके भाई 26 जनवरी 1950 को भाई भारत का जो संविधान था वो कश्मीर पर लागू हो गया, लेकिन भाई कश्मीर को कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए थे और राज्यों को वो स्पेशल अधिकार नहीं थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को वो अधिकार दिए गए थे। तभी तो भाई राजा हरि सिंह भी मानने के लिए तैयार हो गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। तो वो अधिकार जो थे वो अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए थे, और अनुच्छेद 370 को आप लोगों को पता ही है 9 अगस्त 2019 को ये चीज हटा दी गई, यानी कि जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल अधिकार दिए गए थे वो सब हटा दिया गया 2019 में मोदी सरकार के अंतर्गत। फिर जाके भाई जम्मू और कश्मीर और लद्दाख इनको भाई अलग अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, यानी कि अब जम्मू कश्मीर कोई भी एक राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो बस भाई यही था आप लोगों का जम्मू कश्मीर का विलय। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर डीप में जानना है तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रधानमंत्री एपिसोड भाई यूट्यूब पे सर्च करना। बात करते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वो है भाई राज्यों के गठन का संवैधानिक प्रावधान। यानी कि भाई इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो संविधान है ना भारत का, उसमें भाई राज्य बनाने से रिलेटेड जो है क्या क्या कानून बनाए गए हैं, यानी कि जो इतने सारे राज्य बने हुए हैं हमारे भारत देश में, इनसे रिलेटेड क्या क्या कानून जो है बनाए गए हैं वो सब पढ़ेंगे अब हम इस टॉपिक में। तो सबसे पहले तो भाई आप ये जान लो जो हमारा संविधान है उसके भाग 1 में ये सारे कानून जो है बताए गए हैं। और आप लोगों को पता ही होगा टोटल कितने भाग है भाई संविधान के,
22 भाग है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, संविधान के बारे में पढ़ लीजिएगा जाके। तो भाई संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है कि भाई भारत जो है वो राज्य का संघ होगा। कहने का मतलब है संविधान के अनुच्छेद 1 में ये लिखा है कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्यों का समूह होगा। और आज के टाइम पे आप देखते भी हो भाई भारत में बहुत सारे राज्य हैं अलग अलग, और उन सब का समूह है पूरा भारत। तो ये चीज भाई संविधान में भी लिखी गई है। अनुच्छेद 3 में भाई ये प्रावधान किया गया है कि जो संसद है भाई वो कानून के तहत क्या कर सकती है, भारत में कोई भी एक राज्य जो है बना सकती है, कोई भी राज्य का जो है निर्माण कर सकती है। यानी कि संसद क्या कर सकती है, कानून के तहत कोई भी एक नया राज्य जो है बना सकती है। अभी आप लोगों को पता होगा भाई 2014 के आसपास तेलंगाना राज्य बनाया गया था, तो वो संसद ही बनाती है। और अनुच्छेद 3 की बात करें तो भाई इसमें और भी ज्यादा बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि भाई पहला प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 3 के तहत कि भाई जो संसद है ना, वो मान लो ये रहा भारत का मान लो एक राज्य, तो किसी भी राज्य में से कोई एक अलग राज्य बना सकती है। जैसे कि 2014 में हुआ था, क्या हुआ था, ये था आंध्र प्रदेश आपका, तो आंध्र प्रदेश से ही भाई क्या करा, तेलंगाना को काट के अलग राज्य बना दिया गया। तो ये अधिकार है भाई, भारत का संविधान संसद को ये अधिकार देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, संसद ये भी कर सकती है कि भाई दोनों मान लो 2 राज्य है, मान लो ये रहा दिल्ली और ये रहा यूपी, इन दोनों को मिला के एक राज्य भी टोटल बना सकती है। तो ये भी अधिकार है संसद के पास, लेकिन ये सब कुछ कानून के तहत ही होगा। इसके साथ साथ भाई संसद जो है वो किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, यानी कि राज्य को अगर किसी भी राज्य को बड़ा करना चाहे तो संसद वो भी कर सकती है। और राज्य की सीमा को कम करना चाहे तो राज्य की सीमा को कम भी कर सकती है, यानी कि राज्य को छोटा करना चाहे तो वो भी छोटा भी कर सकती है। इसके साथ साथ भाई जो राज्य के नाम वगैरह होते हैं उसमें भी बदलाव कर सकती है संसद। और भाई हमारे संविधान में ये और बातें लिखी हुई है कि जो भाई राज्य वगैरह है ना भारत में, वो संघ से अलग नहीं हो सकते, यानी कि देश से अलग नहीं हो सकते। जैसे कि अमेरिका में, आप अमेरिका में भी देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे देश जो है आते हैं, बहुत सारे संघ राज्य आते हैं। सेम भारत में भी भाई जो राज्य है वो भारत देश से अलग नहीं होते सकते, संघ से अलग नहीं हो सकते, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र देश नहीं बना सकते। या कोई राज्य चाहे अपनी इच्छा से कोई भी परिवर्तन या कोई भी बदलाव जो है नहीं कर सकता अपनी इच्छा से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो राज्य है वो अपनी बात नहीं रख सकता। राज्य जो है अपनी बात रख सकता है, सजेशंस वगैरह दे सकता है, बट अगर बदलाव करना चाहे तो बदलाव खुद नहीं कर सकता, वो करेगी संसद। और संसद भी भाई ये नहीं है कि अपनी मर्जी से ही करती चले जाएगी राज्य में बदलाव, नहीं भाई, संसद को भी भाई राष्ट्रपति की सिफारिश लेना जरूरी है, यानी कि राष्ट्रपति जब मोहर लगाएगा तब जाके जो है उस चीज में परिवर्तन होगा, राज्य में परिवर्तन होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा राज्य से रिलेटेड जो कानून वगैरह हैं वो हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक की, जो है भाई हमारा भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग। तो भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, पेपर में क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड। तो देखो भाई आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि भाई भारत की आजादी का जो टाइम था वो बहुत पहले ही पता लग गया था, यानी कि 1930 के आसपास जो है पता चल चुका था, या शायद उससे भी पहले पता चल चुका था कि भाई भारत जो है अब बहुत जल्दी आजाद होने वाला है। अब ऐसे में भाई अलग अलग जगहों से अलग अलग डिमांड उठने लगी थी। जैसे कि भाई पाकिस्तान बनाने की डिमांड उठी थी कि भाई मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए। सेम उसी टाइप से भाई भारत के बहुत सारे एरिया में ये डिमांड उठने लग गई थी कि भाई भाषा के आधार पे अलग अलग जो है राज्य होने चाहिए। आजादी से पहले ही ये सारी डिमांडें उठने लग गई थी। लेकिन भाई जब भारत देश आजाद हुआ तो भाई भारत ने क्या करा, भारत के लोगों ने क्या करा, भारत में राज्य तो बना दिए लेकिन भाषा के आधार पे नहीं बन रहे, ऐसे ही राज्य बना दिए, 4 टाइप के राज्य बना दिए। वो 4 टाइप के राज्य कौन से हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। पहले टाइप के जो राज्य है इसमें भाई आप लोगों के असम आता है, बिहार आता है, मुंबई आता है, मध्य प्रदेश आता है, मद्रास आता है, उड़ीसा आता है, पंजाब आता है, और भी बाकी सारे जो है राज्य इसमें आते हैं पहले टाइप के में। दूसरे टाइप के में भी देख सकते हो, तीसरे टाइप के में भी देख सकते हो, और चौथे टाइप के में भी देख सकते हो। आपको ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि भाई 4 टाइप के जो है राज्य बना दिए गए थे भारत में आजादी होने के बाद। लेकिन डिमांड क्या चलती आ रही थी भाई आजादी से पहले कि भाई भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य बनाओ। इसी वजह से भाई ये जो 4 टाइप के राज्यों का बंटवारा करा था, ये 4 टाइप के जो राज्य बनाए थे,
इससे भाई जनता जो है बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी आजादी के बाद। और स्पेशली भाई जो दक्षिण भारत के थे, यानी कि जो नीचे वाले जो लोग थे, ये बहुत ज्यादा नाराज थे भाई इस चीज से। इसलिए भाई ये जो है आजादी के बाद भी जो है कंटिन्यूसली डिमांड उठाते रहे कि भाई भाषा के आधार पे अलग जो है राज्य बनाया जाए। ऐसे में भाई इन सारे लोगों ने दक्षिण में नीचे हड़तालें वगैरह भी करनी शुरू कर दी, आंदोलन वगैरह शुरू कर दिए, अनशन वगैरह शुरू कर दिए। और इन्हीं आंदोलनों में, इन्हीं अनशनों में, इन्हीं हड़तालों में आंध्र प्रदेश के एक जाने माने सैनिक थे जिनका नाम था भाई पोट्टी श्री रामुलु। नाम याद रखना। तो भाई ये जो है भूख हड़ताल पे बैठ गए, अनशन पे बैठ गए आंदोलन के वक्त ही। कब बैठे थे भाई? 19 अक्टूबर 1952 में बैठे थे ये भूख हड़ताल पे। और भाई 56 दिन तक जो है इन्होंने भूख हड़ताल करती रही। और इनकी डिमांड क्या थी कि भाई आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे एक अलग राज्य बनाया जाए, ये डिमांड थी। तो भाई 56 दिन तक ये भूख हड़ताल करते रहे और 56वें दिन जो है आके ये लुढ़क गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। अब भाई ये बहुत बड़े तब तक नेता बन चुके थे पूरे भाई दक्षिण भारत में, इनको हर कोई जानता था। तो ऐसे में जब इनकी मृत्यु हुई तो भाई लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए एकदम से, नीचे दक्षिण के लोग, मद्रास के लोग। इस वजह से भाई उन लोगों ने बहुत ज्यादा जो है हिंसा करनी शुरू कर दी दक्षिण वाले लोगों ने, जिससे भाई क्या हुआ, बहुत ज्यादा 3 दिन तक लगातार दंगे हुए, बहुत सारी हिंसा वगैरह हुई, हड़ताल वगैरह हुई, बहुत ज्यादा पुलिस वगैरह फायरिंग की गई उन्हें रोकने के लिए, जिसमें भाई बहुत सारे लोग और मर गए। अब ऐसे में भाई क्या हुआ, सरकार जो थी हमारी गवर्नमेंट, वो नेहरू जी की गवर्नमेंट थी भाई, तो उनपे आ गया प्रेशर। किस चीज का प्रेशर? कि भाई इतनी ज्यादा दंगे हो रहे, इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही है देश में, और अभी थोड़े टाइम पहले तो देश आजाद हुआ है। ऊपर से भाई जो इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे ये पोट्टी श्री रामुलु, इनकी भी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल से। और इनकी डिमांड क्या थी? सिर्फ आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया जाए। तो भाई इन सारे प्रेशरों के चलते हुए सरकार जो है नेहरू जी की उन्होंने मान लिया और फिर जो है आंध्र प्रदेश राज्य जो है बना दिया गया। आज के टाइम पे अगर आप भारत में देखोगे तो आप लोगों को आंध्र प्रदेश या नीचे की साइड देखेगा, तमिलनाडु से जस्ट ऊपर आप लोगों को आंध्र प्रदेश देखने के लिए मिलेगा। तो ये पहला राज्य था जो भाषा के आधार पे बनाया गया था भारत में। कब बनाया गया था? डेट भी आप याद रख सकते हो भाई, 1 अक्टूबर 1953 में। अब ऐसे में भाई चलो आंध्र प्रदेश एक राज्य तो बना दिया भाषा के आधार पे, लेकिन जो और भी जगह डिमांड उठ रही थी आजादी से पहले अलग अलग इलाकों में कि अलग अलग भाई राज्य बनाया जाए भाषा के आधार पे, तो जब ये भाई आंध्र प्रदेश बना ना, तो उन सारे इलाकों में भी जो है डिमांड और ज्यादा उठने लगी। जो डिमांड अभी स्लो हो गई थी आजादी के बाद, वो अब और ज्यादा तेजी से उठने लगी अलग अलग राज्यों में। तब ऐसे में भाई खुद सोचो, हर सारे राज्यों में, सारे इलाकों में अगर यही सारी सिचुएशन होती, इतने सारे लोग मरते, इतनी सारी हिंसा होती, दंगे फसाद होते, इंपॉर्टेंट नेता वगैरह मर जाते पोट्टी श्री रामुलु की तरह, तो देश का क्या होता भाई। तो अब ऐसे में भाई सरकार ने ये सोचा कि भाई एक जो है डिपार्टमेंट बना दिया जाए, जिसका काम ये होगा कि भाई वो भारत में सभी राज्यों को जो है बनाएगी भाषा के आधार पे। तो उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, उस आयोग का नाम क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। किसके साथ मिलकर भाई? फजल अली के साथ मिलकर बनाया गया था ये आयोग। कब बनाया गया भाई? दिसंबर 1953 में। तो भाई अब जो है एक आयोग बना दिया गया, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, जिसको ये काम सौंप दिया गया कि भाई भारत में जो है अब तुम राज्यों का निर्माण करोगे भाषा के आधार पे। अब ये डिपार्टमेंट ये तो है नहीं भाई मुंह उठा के डायरेक्ट राज्य बनाना शुरू कर देता, नहीं भाई, इनने जांच पड़ताल वगैरह जो है इसे बनाया इस वजह से गया था ताकि जांच पड़ताल वगैरह हो और अच्छे से हर चीज जो देख के अब फिर जाके जो है राज्य बनाए जाएं। तो भाई इसने अपनी जांच पड़ताल पूरी कर ली। जांच पड़ताल करने के बाद भाई इनने एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की भारत सरकार के सामने, यानी कि जांच पड़ताल करके सब कुछ देख रेख करके इनने एक रिपोर्ट बनाई और वो भारत सरकार को दे दी। इस रिपोर्ट में भाई राज्यों से रिलेटेड, राज्यों के निर्माण से रिलेटेड बहुत सारे सुझाव वगैरह जो है दिए गए थे, जैसे कि भाई राज्यों के नाम क्या होने चाहिए, राज्यों की सीमा यानी कि बाउंड्री वगैरह क्या होनी चाहिए, कौन कौन से उसमें शहर मुख्य होने चाहिए, मेन शहर कौन से होने चाहिए, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है इस रिपोर्ट में दी गई थी। और इस रिपोर्ट में भाई भारत जो है, भारत को टोटल 14 राज्यों में बांटने की बात की गई थी, यानी कि इस आयोग ने ये बोला कि भारत को टोटल 14 राज्यों में हमें बांटना पड़ेगा भाषा के आधार पे। अब वो 14 राज्य कौन कौन से थे भाई? जिसमें था एक अवध, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और
उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, ये सारे 14 राज्य थे और इन सारे राज्यों को बनाने की डिमांड करी थी इस आयोग ने सरकार से और इनसे रिलेटेड सारे सजेशंस वगैरह दिए, सारी इंफॉर्मेशन दी थी। और साथ ही साथ भाई इस आयोग ने यानी कि इस डिपार्टमेंट ने एक चीज का और विरोध करा था। विरोध क्या था भाई, भारत है ये, तो भारत में भाई बिहार पड़ता है और इस तरफ आप देखोगे तो भाई आप लोगों का असम भी पड़ता है। तो ये पहले भाई एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन भाई जो असम साइड का आज का एरिया है यहाँ पे भाई आदिवासी लोग जो है थोड़े ज्यादा रहते थे। तो इस आयोग ने भाई इस चीज का विरोध करा कि भाई असम को जो है एक अलग राज्य नहीं बनाना चाहिए हमें अलग से, बल्कि असम और बिहार को एक रहने देना चाहिए। अब फिर क्या था भाई, जब इसने रिपोर्ट वगैरह दे दी पूरी सरकार को तैयार करके सारी इंफॉर्मेशन के साथ, तो भाई सरकार ने जो है ये सारी चीजें लागू कर दी। यानी कि सरकार ने क्या करा, संविधान में संशोधन करा, संविधान में कुछ बदलाव करे और फिर जो इन्हें सुझाव दिए थे कि 14 राज्य बनाए जाए, फिर 14 राज्य जो है बना दिए गए भारत में। किस कानून के तहत भाई, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, ठीक है भाई। और ये कानून कब लागू हुआ था भाई, नवंबर 1956 में। रिपोर्ट जो है भाई 1955 में आई थी, यानी कि एक साल बाद जाके जो है कानून लागू हुआ और फिर जाके जो है भाई 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए भारत में और 14 राज्य बनाए गए, ये जो अभी आप लोगों को ऊपर बताए थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई भारत में जो है कैसे राज्य बने थे और पहले के टाइम पे 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये पूरी स्टोरी जो है अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बात करते हैं भाई थोड़ी सी और जो बदलाव करने के लिए बोला था इस आयोग ने, तो वो सारे बदलाव भी आप देख लो। यानी कि ये जो कानून अब बना दिया गया, इस कानून के तहत कुछ और बदलाव भी किए गए। जैसे कि भाई जो हैदराबाद रियासत थी तो वहां पे एक इलाका था जो था तेलंगाना, इसको आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। अब फिर 2014 में जाके भाई तेलंगाना को फिर से अलग कर दिया गया और एक अलग राज्य बना दिया गया तेलंगाना को। लेकिन पहले के टाइम पे तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में जोड़ दिया गया था। इसके साथ साथ भाई एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था केरल। आप भारत के नीचे दक्षिण में देखोगे यहाँ पे केरल पड़ेगा, तो ये भाई मद्रास के प्रेसिडेंसी मालाबार जिले को मिलाकर जो है बनाया गया। और भाई जो आज के टाइम पे मुंबई है, मद्रास था, पहले के टाइम पे हैदराबाद था, कुर्ग क्षेत्र था और मैसूर रियासत थी। यहाँ पे सब भाई कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोग रहते थे मोस्टली। तो इन सबको एक साथ मिला के एक राज्य बना दिया गया जिसे भाई आज के टाइम पे हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। और क्या सुझाव दिए थे भाई, और क्या बदलाव हुए थे, मुंबई को और ज्यादा फैलाया गया और इसमें भाई कच्छ के कुछ इलाके और सौराष्ट्र के कुछ इलाके जो है वो भी जोड़ दिए गए। और जो हैदराबाद रियासत में जो लोग मराठी वगैरह बोलते थे उन सबको भी जोड़ दिया गया। और नागपुर साइड भाई कुछ मराठी लोग बोलते थे तो वो भी सब जो है मुंबई की तरफ ही जोड़ दिया गया। तो ये सारे बदलाव हुए थे भाई इस कानून के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। बाकी भाई 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्यों का भी निर्माण किया गया था इसी कानून के तहत। अब वो 14 राज्य कौन कौन से बनाए गए थे तो भाई उन सबकी डिटेल लिस्ट यहाँ पे मैंने दे रखी है, देख लीजिएगा। वैसे आप लोगों को ये चीज याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो। अब जो लास्ट टॉपिक है भाई आप लोगों का वो है भाई वर्तमान में नए राज्यों के गठन की मांगे। यानी कि आज के टाइम पे भी भाई भारत में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे क्या हो रहा है भाई, मांगे उठ रही हैं कि भाई इस इलाके को एक अलग राज्य बनाना चाहिए। बहुत सारे इलाके हैं भाई आज भी भारत में ऐसे। तो कोई बात नहीं भाई, आप खुद से पढ़ सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इजिली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जस्ट आप लोगों को डिमांड पढ़नी है कि कौन कौन से एरिया में किस किस राज्य को बनाने की डिमांड की जा रही है आज के टाइम पे। तो वो सारे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख रखे हैं, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगी। बस इतना ही छोटा सा टॉपिक है ये आप लोगों का। इसे पेपर में भाई आप एडिशनल टॉपिक के तौर पे यूज कर सकते हो जब आप लोगों से ये राज्य पुनर्गठन आयोग वगैरह के बारे में पूछेगा, राज्य कैसे बने इन सब के बारे में पूछेगा, या आप लोगों से ये पूछ सकता है कि भाई राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 इसके बारे में बताओ, तो तब भी आप लोगों को सेम चीजें ही सारी लिखनी है। नोट्स का लिंक भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोगों का चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश हो चुका है। कोई दिक्कत लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर छोड़ के जाना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।